सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मिडेवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछली दो क्लासेसों में हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। मुझे ऐसी उम्मीद है आपने वो क्लासेस अवश्य देख ली होंगी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उन क्लासेस को देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखें। ठीक है, आज हमारा मुगल साम्राज्य का ये अंतिम क्लास है और इसी के साथ हमारे मुगल वंश जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इससे दो क्लासेसों में मैंने आपको बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बारे में बता दिया। मुझे ऐसी उम्मीद है आपने वो सारी क्लासेस है देख ली होंगी। ठीक है, आज हम जानेंगे दोस्तों मुगल साम्राज्य में शाहजहां, औरंगजेब और बाकी जो मुगल वंश के शासक थे उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में जहांगीर के बारे में कंप्लीट बताया था, ऐसा मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। अब जानते हैं उसके पुत्र शमसुद्दीन महमूद शाहजहां, जिसको शाहजहां के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में। ठीक है, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1627 से लेकर 1657 तक इसका शासनकाल रहा। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको याद होगा। शासनकाल पूछा जाता है तो याद रखेंगे। सबसे पहला इसका सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं। शाहजहां कौन था, इसके पिता का नाम क्या था, वो सब जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जन्म हुआ था 1592 में। कब हुआ था? 1592 में। बिल्कुल याद नहीं रखना, नहीं पूछा जाता। इसका पिता कौन था? जहांगीर। यानी जहांगीर का पुराना नाम क्या था? तो आप कहेंगे सलीम था। क्या था? सलीम था। याद है आपको? बिल्कुल याद होगा। इसकी माता का नाम क्या था? तो माता जो थी वो राजा उदय सिंह की जो पुत्री थी, जगत गोसाई, उनका ये पुत्र था। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। स्थान क्या था, कहां पर ये पैदा हुआ था शाहजहां? तो ये लाहौर में पैदा हुआ था। कहां पे? लाहौर में। लाहौर में किसकी कब्र है? जहांगीर की कब्र है। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। तो स्थान जो लाहौर में है वहां पर ये पैदा हुआ था। इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है वो खुर्रम है। पहले ये किस नाम से जाना जाता था? खुर्रम नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम शाहजहां हो गया। जैसे पहले सलीम किस नाम से जाना जाता था? सलीम नाम से। बाद में क्या हो गया? उसका नाम जहांगीर नाम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही पहले शाहजहां को क्या कहा जाता था? खुर्रम कहा जाता था। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। इसकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? इसकी पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसकी याद में इसने मुमताज महल बनवाया और ताजमहल बनवाया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होगा। ताजमहल का निर्माता कौन? ताजमहल किसने बनवाया? तो आप कहेंगे शाहजहां ने बनवाया। बिल्कुल बिल्कुल। इसने दोस्तों जो अर्जुमंद बानो बेगम है, इसने मलिक ए जामिनी की उपाधि धारण की थी। यानी कि शाहजहां की जो पत्नी है अर्जुमंद बानो बेगम, इसने मलिक ए जामिनी की उपाधि धारण की थी। याद रखेंगे बिल्कुल। 1631 में इसकी मृत्यु होगी। बिल्कुल याद नहीं रखना, बस ये याद रखेंगे। अर्जुमंद बानो बेगम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मलिक ए जामिनी की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। इसकी याद में शाहजहां ने क्या बनवाया? एक तो मुमताज महल बनवाया और एक ताजमहल बनवाया। याद रखेंगे बिल्कुल। शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों? शाहजहां का राज्याभिषेक 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ। कहां पर हुआ? आगरा में हुआ। ठीक है, आगरा में हुआ। पैदा तो ये लाहौर में हुआ था, लेकिन इसका जो राज्याभिषेक है वो कहां पर हुआ? आगरा में हुआ। याद रखेंगे बिल्कुल। इसने दोस्तों दो राजधानियां बनाई। एक तो 1628 ईस्वी में जब इसका राज्याभिषेक हुआ तब इसकी राजधानी थी आगरा। क्या थी? आगरा। उसके बाद इसने 1638 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। किसको? दिल्ली को। देखिए, आगरा में जो लाल किला है, आगरा में जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया? तो आप कहेंगे अकबर ने करवाया। किसने करवाया? अकबर ने करवाया। अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया? तो आप कहेंगे शाहजहां ने करवाया। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन जहांगीर है ना, जहांगीर आगरा में ही राज करता रहा। शाहजहां जो था उसने आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की और आगरा जैसा ही लाल किला बनवाने की कोशिश जो है इसने दिल्ली में की थी। तो याद रखेंगे बिल्कुल। यानी कि आपसे पूछा जाए जब कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो आप कहेंगे शाहजहां ने बनवाया। लेकिन आपसे पूछा जाए आगरा का लाल किला किसने बनवाया, तो आप कहेंगे अकबर ने बनवाया। याद रखेंगे बिल्कुल। ये दिल्ली का जो लाल किला है ये कहां पर बसा हुआ है? यमुना के किनारे बसा हुआ है। आपको बिल्कुल याद होगा, आपने देखा भी होगा। ठीक है, यमुना के किनारे बसा हुआ है, जिसको इसने पुरानी दिल्ली को किस नाम से जाना जाता था? शाहजहाबाद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? शाहजहाबाद के नाम से, इसके जमाने में, क्योंकि इसने खुद ने ही वो नगर बसाया था
तो इस नाम से इसको जाना जाता था। अब इस किस नाम से जाना जाता है उसको, तो आप कहेंगे पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है शाहजहांबाद को। याद रखेंगे बिल्कुल। इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में आगरा में हो गई। कहां पर हो गई, आगरा में हो गई। अब आप कहेंगे देखिए इसका शासनकाल मैंने आपको बताया 1627 से लेकर 1657 तक बताया, तो इसकी मृत्यु तो 66 में हुई, 1666 में हुई। यानी कि बाकी साल क्या क्या, जब इसकी मृत्यु देखिए 1666 में हो गई और इसका कार्यकाल 1657 में ही खत्म हो गया। तो इसका जो पुत्र था ना जहांगीर, अभी हम जानेंगे उसके बारे में, उसने इसको कैद कर लिया था। तो इसलिए देखिए इसका राज्यकाल 1657 में खत्म हो गया। औरंगजेब जो है वो गद्दी पर बैठ गया, तो इसको इसने कैद कर लिया औरंगजेब ने। ठीक है, उसके बारे में अभी हम जानेंगे, तो याद रखेंगे बिल्कुल, इसमें बिल्कुल याद रखेंगे। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों इसकी जो वास्तुकला थी उसके बारे में। देखिए मैंने आपको बताया शाहजहां का जो वास्तुकला है इसका स्वर्णिम काल कहा जाता है। शाहजहां के जो काल को है वो क्या कहा जाता है, वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्योंकि शाहजहां ने एक ताजमहल जैसी इमारत बनवाई, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। तो यानी कि शाहजहां के जो काल को कहा जाता है वो वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मैंने आपको तीनों बेटों के बारे में बताया। अकबर के काल को क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है, वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो तीनों याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसने बनवाया क्या क्या, तो दोस्तों इसने दिल्ली का लाल किला बनवाया, मैंने आपको बताया। इसने ताजमहल बनवाया, ये देखिए आपको इमेज दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, तो ये ताजमहल इसने बनवाया। मयूर सिंहासन बनवाया, ये देखिए आपको नीचे मयूर सिंहासन की इमेज दिख रही होगी। ठीक है, मोती मस्जिद जो है आगरा के जो लाल किला है ना उसमें एक मोती मस्जिद है, उसको किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। लेकिन दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब ने बनवाया। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। शीश महल का निर्माण भी शाहजहां ने लाहौर में करवाया, और दीवाने आम व दीवाने खास का निर्माण भी किसने, शाहजहां ने करवाया था। याद रखेंगे बिल्कुल। क्या क्या बनवाया शाहजहां ने, तो आप कहेंगे दिल्ली का लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, मयूर सिंहासन बनवाया, मोती मस्जिद बनवाई आगरा के लाल किले में, शीश महल बनवाया लाहौर में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि शीश महल का निर्माण किसने करवाया, तो किसने कराया, शाहजहां ने करवाया। ठीक है, और दीवाने आम व दीवाने खास का निर्माण भी किसने कराया, शाहजहां ने कराया। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ताजमहल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनके बारे में जान लेते हैं। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया, तो बेगम मुमताज महल की याद में क्या बनवाया गया, ताजमहल बनवाया गया। जिसकी पत्नी का नाम क्या था शाहजहां की का, अर्जुमंद बानो बेगम था, उसकी याद में इसने ताजमहल को बनवाया था। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। इसका स्थापत्यकार कौन था, तो अहमद लाहौरी। कौन था, अहमद लाहौरी इसका स्थापत्यकार था। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ताजमहल के निर्माता कौन था, स्थापत्यकार कौन था, तो आप कहेंगे अहमद लाहौरी था। कौन था, अहमद लाहौरी था। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी रूपरेखा जो है वो किसने तैयार की थी, इनकी इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसने तैयार किया था, तो आप कहेंगे उस्ताद ईसा ने किया था। किसने, उस्ताद ईसा ने इसका स्ट्रक्चर यानी कि रूपरेखा जो है वो तैयार की थी। बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट जो है वो भारतीय ईरानी तथा वह मध्य एशिया का इसमें जो कला है वो मिश्रण है। एक तो भारतीय की कला भी इसमें मिश्रण है, ईरानी की कला भी मिश्रण है, और एशिया की जो कला है वो भी मिश्रण है। यानी कि इसमें तीन कलाओं से मिलकर बना है ताजमहल। कौन कौन सी कला से, भारतीय कला, ईरानी कला और मध्य एशिया की जो कला है, इनसे निर्मित होकर एक ताजमहल बनाया गया है, इसलिए ये इतना सुंदर लगता है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ताजमहल को जो हुमायूं का मकबरा है वो ताजमहल का पूर्ववर्ती क्यों माना जाता है, आपने अगर हुमायूं का मकबरा देखा होगा तो वो कैसा है, तो वो ताजमहल की जो उसकी हुमायूं के मकबरे के ऊपर की ये जो है ना ऐसी गोल सी गुम्बद, वो किसमें, हुमायूं के मकबरे में, और वो भी व्हाइट मार्बल से है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हुमायूं के मकबरे का पूर्ववर्ती माना जाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों मयूर सिंहासन के बारे में। किसके, मयूर सिंहासन के बारे में। इसके मुख्य कलाकार कौन थे, इनकी इसको बनाया किसने था, तो बे बादल खान ने बनाया। किसने बनाया, बे बादल खान ने बनाया। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट ये बना किस शैली में, ये जो मयूर सिंहासन है ये बना किस शैली में, तो ये पित्रा जड़ाऊ कला में बना है। किस में बना है, पित्रा शैली में बना है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो मयूर सिंहासन है
वो किस शैली में निर्मित है? तो आप बताएंगे पित्रादुरा शैली में निर्मित है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे जो है ना दोस्तों, ये जो मयूर सिंहासन पे, इस पे यूनानी देवता अर्फियस का चित्रण है। किसका चित्र है? यूनानी का जो देवता है अर्फियस, उसका इस पे चित्र है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो मयूर सिंहासन पे उस पे किस देवता का चित्र है? तो यूनान का जो देवता है अर्फियस, उसका इस पे चित्र है। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। ये था ताजमहल और मयूर सिंहासन के बारे में। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों लाल किले के बारे में। किसके बारे में? लाल किले के बारे में। ये देखिए दिल्ली का लाल किला आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको दोस्तों औरंगजेब ने, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इसमें औरंगजेब ने कराया। किसने? औरंगजेब ने कराया। और मैंने आपको बताया आगरा के लाल किले में किसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया? शाहजहां ने कराया। तो ये दोनों अलग अलग है, आप याद रखेंगे। दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम व दीवाने खास किसने बनवाई? इसी ने बनवाई। याद रखेंगे? बिल्कुल। और मयूर सिंहासन कहाँ है? वो भी दिल्ली के लाल किले में था, ठीक है, जिसको तख्त ताउत के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे? बिल्कुल। औरंगजेब ने जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया वो दिल्ली के लाल किले में करवाया, लेकिन शाहजहां ने जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया वो कहाँ कराया? आगरे के किले में कराया। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट जो है वो है शाहजहां के काल में साहित्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है शाहजहां के समय का साहित्य, लेकिन इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका राजकवि कौन था शाहजहां का? इसका राजकवि था कलीम। कौन था? कलीम, जो कि फारसी में जो है अनुवाद किया करता था। फारसी की जो पुस्तकें हैं उनमें ये लिखा करता था और उनमें अनुवाद करता था, ठीक है, याद रखेंगे। और राजकवि का नाम क्या है? कलीम, ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट है अन्यों के बारे में जान लेते हैं। अन्य कौन कौन थे? एक तो वंशीधर था। कौन था? वंशीधर मिश्र थे, वे हरिनारायण मिश्र थे। तो ये पूछे जाते हैं क्योंकि ये हिंदू हैं, इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो वंशीधर मिश्र व हरिनारायण मिश्र जो है ये संस्कृत में कविताएं किया करते थे, ठीक है। और सुंदरदास व चिंतामणि किस में कविताएं किया करते थे? हिंदी में कविताएं किया करते थे, यानी कि हिंदी के ये कवि थे, ठीक है। तो इनके नाम आप ज्यादा करके याद रखेंगे, इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो दिल्ली में कॉलेज का निर्माण भी किसने कराया? शाहजहां ने कराया, याद रखेंगे। कविंद्रचार्य, कौन दोस्तों? कविंद्रचार्य, इंपोर्टेंट है, नोट कर लेंगे। कविंद्रचार्य को इसने सरस्वती की उपाधि व तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति इसके कहने पे कर दी। देखिए कविंद्रचार्य ने दोस्तों शाहजहां से कहा था कि तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दें, तो उसकी समाप्ति कर दी और इसको सरस्वती की उपाधि भी धारण की, यानी कि कविंद्रचार्य को शाहजहां ने सरस्वती की उपाधि भी दी थी, याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट जो है वो है संस्कृत में आचार्य। कौन दोस्तों? संस्कृत के जो आचार्य जगन्नाथ। कौन दोस्तों? नाम याद रखेंगे। संस्कृत के आचार्य जगन्नाथ को इसने महाकवि राम की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? महाकवि राम की उपाधि दी थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है सबसे प्रमुख योगदान किसका था? सबसे प्रमुख योगदान जो इसके साहित्य में था, यानी कि शाहजहां के समय का जो सबसे प्रमुख साहित्य था वो इसका सबसे ज्यादा योगदान इसके पुत्र दारा शिकोह ने दिया है। किसने? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने दोस्तों ऐसी बहुत सारी रचनाएं जिनका फारसी में अनुवाद किया है, तो इसलिए इसका योगदान जो है वो सबसे ज्यादा रहा है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके पुत्र दारा शिकोह के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र कौन था? दारा शिकोह था। यानी कि शाहजहां जो गद्दी देना चाहता था अपनी, वो दारा शिकोह को देना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने क्या कर लिया? गद्दी को हथिया लिया, ठीक है। तो याद रखेंगे, अभी जानेंगे हम कौन कौन से युद्ध हुए, ठीक है, उत्तराधिकारी के युद्ध, ठीक है। तो शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र कौन था? दारा शिकोह था, ठीक है, याद रखेंगे। अरबी, फारसी व संस्कृत का विद्वान था दारा शिकोह। मैंने बताया इसको अकबर भी कहा जाता है क्योंकि दारा शिकोह ने दोस्तों इतनी सारी संस्कृत की भाषाएं पढ़ी थी, अरबी फारसी की पढ़ी थी। एक मुस्लिम यानी मुगल वंश में एक मुसलमान व्यक्ति यानी कि दारा शिकोह जैसा संस्कृत पढ़े तो अलग बात होती है ना, ठीक है, याद रखेंगे। कादरी अपनी उपनाम से ये कविताएं लिखा करता था। किस नाम से कविताएं लिखा करता था? एग्जाम में पूछा जाता है। तो दारा शिकोह जो है कादरी नाम से कविताएं लिखा करता था, ठीक है। और इसने फारसी में किस चीज पुस्तकों का अनुवाद किया है? रामायण का अनुवाद इसने फारसी में किया है, भगवत गीता का अनुवाद इसने फारसी में किया और योग शिष्ट का भी अनुवाद इसने फारसी में किया। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। इसकी मृत्यु कब हो गई दोस्तों? 1659 में इसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब द्वारा इसको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये था दारा शिकोह के बारे में और शाहजहां के काल में जो साहित्य रहा था उसके बारे में। तो आप, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी।
यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों उत्तराधिकारी के युद्ध के बारे में। शाहजहां के बारे में जितना हमको जानना था उतना काफी है, उतना मैंने आपको बता दिया, बस आप उतने को ही रिवाइज कर लेना और शाहजहां से इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो ये याद रखेंगे शाहजहां के बारे में। अब उत्तराधिकारी युद्ध के बारे में जान लेते हैं। जो उत्तराधिकारी के जो युद्ध हुए, यानी कि शाहजहां के खिलाफ जो विरुद्ध हुआ, किसने किया? औरंगजेब ने किया। तारा शिकोह के बीच हुआ, उसके 4 पुत्र थे, उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, सितंबर दोस्तों 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया। यानी कि जब शाहजहां की तबीयत खराब हो गई, ये बीमार पड़ गया, तो इसके पुत्रों को लगा कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, क्योंकि इसके 4 पुत्र थे, तो उनको लगा नहीं मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, तो लड़ाइयां होने लगी। तो उसी को कहा गया है उत्तराधिकारी के युद्ध। ठीक है, उस समय सूजा जो है वो बंगाल का सूबेदार था, मुराद जो है वो गुजरात का सूबेदार था और औरंगजेब जो है वो दक्कन में सूबेदार था। तो ये अलग अलग जगह थे। जैसे ही इनको पता लगा कि हमारे पिताजी यानी शाहजहां की मृत्यु होने वाली है, वो बीमार है, तो ये सब आ गए युद्ध करने के लिए कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ युद्ध दिए हुए हैं आपको, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ समय दिया हुआ है दोस्तों, किस किस समय को ये युद्ध हुए। ठीक है, और इसके परिणाम क्या हुए ये दिए गए हैं। तो सबसे इंपोर्टेंट जो लड़ाई है वो बहादुरगढ़ की लड़ाई है, सबसे पहली लड़ाई, इसलिए इंपोर्टेंट लड़ाई। तो बहादुरगढ़ की लड़ाई कब हुई? फरवरी 1658 में हुई। आप याद रखेंगे, बहादुरगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में हुई। किस किस के बीच हुई? शाह शुजा और औरंगजेब के बीच हुई। इसमें शाह शुजा पराजित होकर बंगाल चला गया। ठीक है, ये जो सारे जो युद्ध लड़े हैं इसमें औरंगजेब विजय हुआ है, तो ये याद रखने वाली बात है। इसीलिए बाद में औरंगजेब जो है वो क्या बनता है? औरंगजेब जो है दिल्ली का शासक बनता है। ठीक है, उसके बाद धर्मट की लड़ाई हुई 1658 में ही। किस किस के बीच हुई? जसवंत सिंह के बीच हुई दोस्तों और औरंगजेब के बीच। इसमें औरंगजेब विजयी हुआ और जसवंत सिंह पराजय हुआ। मैंने आपको जैसे बताया, ये जो 5 लड़ाई है इन सब में औरंगजेब की विजय हुई है। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई हुई। सामूगढ़ की लड़ाई इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछी जाती है कि सामूगढ़ की लड़ाई किस किस के बीच हुई। दारा शिकोह के बीच और औरंगजेब के बीच जो है वो सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट जो है वो है खजवा की लड़ाई। खजवा की लड़ाई किस किस के बीच हुई? तो शाह शुजा और किसके बीच? औरंगजेब के बीच हुई। इसमें शाह शुजा पराजित होकर कहां चला गया? अराकान की पहाड़ियों की ओर चला गया, जहां उसको अराकानियों ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो याद रखेंगे, यानी शाह शुजा की हत्या हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है देवराई। देवराई की लड़ाई किस किस के बीच हुई? एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप नोट कर लेंगे। देवराई की लड़ाई 1659 में दारा शिकोह के बीच और औरंगजेब के बीच हुई। ये अंतिम लड़ाई थी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, इसमें भी औरंगजेब विजयी हुआ। इसी के बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह को क्या दे दी? फांसी की सजा दे दी। किसको? दारा शिकोह को। यही था दोस्तों शाहजहां और उत्तराधिकारी के जो युद्ध हुए, काफी इंपोर्टेंट युद्ध थे, तो मैंने आपको बता दिया, आप उनको इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। ठीक है, शाहजहां के बारे में आपको समझ में आया? बिल्कुल। शाहजहां के समय जो वास्तुकला थी उसको अवश्य याद रखें, क्या क्या उसने बनवाया, क्योंकि शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जहांगीर के काल को किसका कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को किसका स्वर्ण काल कहा जाता है? वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल। अब जान लेते हैं दोस्तों औरंगजेब के बारे में। यानी मुगल वंश का जो अंतिम सबसे प्रभावशाली जो राजा था वो औरंगजेब ही था। ठीक है, इसके बाद राजा तो हुए, मुगल वंश के और भी राज हुए, क्योंकि 1857 तक मुगल वंश का राज रहा दिल्ली पे। राजा तो हुए लेकिन इतने प्रभावशाली नहीं हुए थे। जो औरंगजेब था वो मुगल वंश का सबसे अंतिम और प्रभावशाली राजा था। ठीक है, इसका कार्यकाल कब तक रहा? तो 1658 से लेकर 1707 तक इसका कार्यकाल रहा। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। मुगल साम्राज्य का 6वां तथा अंतिम प्रभावशाली बादशाह कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, याद रखेंगे। इसका जन्म कब हुआ? 24 अक्टूबर 1618 को हुआ। याद नहीं रखेंगे, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है दोस्तों, इसके पिता का नाम क्या था? शाहजहां इसके पिता का नाम था। मैंने आपको बताया शाहजहां के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र? 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। पुत्रियां एग्जाम में नाम नहीं पूछे जाते, पुत्र के पूछे जाते। एक तो दारा शिकोह था जिसके बीच युद्ध हुआ, मैंने आपको बताया। शाह शुजा था, औरंगजेब खुद था और मुराद था। तो ये इसके 4 पुत्र थे शाहजहां के, औरंगजेब के नहीं, शाहजहां के, जिन जिन के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, जिसमें सारे उत्तराधिकारी के युद्ध किसने जीते? औरंगजेब ने जीते। बिल्कुल क्लियर।
बिल्कुल। औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था? तो इसकी पत्नी का नाम था रबिया बेगम। क्या था? रबिया बेगम या दिलराज बानो बेगम के नाम से इसकी पत्नी को जाना जाता था। तो इसकी पत्नी का मकबरा कहां पर है? इसकी पत्नी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि औरंगाबाद का नया नाम बदल के क्या रख दिया गया। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी जो पत्नी है रबिया बेगम या जिसको दिलराज बानो बेगम के नाम से जाना जाता है, उसका मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद में, जिसको क्या कहा जाता है? बीबी का मकबरा कहा जाता है। इसी बीबी को मकबरे को क्या कहा जाता है दोस्तों? ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? ये देखिए आपको इमेज दिख रही है नीचे, बिल्कुल आपको लग रहा होगा ये छोटा सा ताजमहल है, लग रहा होगा बिल्कुल ताजमहल, लेकिन ये ताजमहल नहीं है। इसकी नकल करने की कोशिश किया औरंगजेब ने ताजमहल की, कि मैं भी अपनी पत्नी के लिए एक ताजमहल बनवाऊंगा जैसे मेरे पिता ने बनवाया था, ठीक है। उसी की टू कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से जाना जाता है। कहां पर है ये? औरंगाबाद में। कहां पर है? औरंगाबाद में, ठीक है। इसके जो गुरु थे वो कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम इसके गुरु थे। किसके? औरंगजेब के, ठीक है, याद रखेंगे। इसका जो धर्म था ये मानता था, सन्नी धर्म मानता था। इसको जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता। जिंदा पीर क्यों कहते थे दोस्तों इसको? क्योंकि ये जो अपने धर्म यानी कि मुस्लिम जो धर्म था उसके प्रति काफी वो था सजग, तो ये अपने धर्म के अनुसार ही चलता था। यानी किसी हिंदू के वो किताबों को नहीं पढ़ता था, किसी हिंदू धर्म को नहीं मानता था। ये इसलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखेंगे, एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि किस मुगल वंश को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे किसको जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है, याद रखेंगे, बिल्कुल। इसके बीच जो उत्तराधिकारी के युद्ध हुए वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन उत्तराधिकारी के युद्ध में जीतने के बाद इसका दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कब कब हुआ? 2 बार हुआ। एक तो जुलाई में हुआ। कब हुआ? जुलाई 1658 में हुआ। जुलाई 1658 में आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद दोस्तों इसने जब दारा सिकों को अंतिम लड़ाई में युद्ध कर दिया और दारा सिकों को फांसी दे दी, पराजित कर दिया और उसको फांसी दे दी, उसके बाद भी इसने दोबारा जो है वो राज्याभिषेक कराया। कब? 1659 में, ठीक है। दिल्ली के देवरिया युद्ध के बाद इसने अपना राज्याभिषेक कराया दिल्ली में, ठीक है। क्लियर दोनों? यानी कि आपसे पूछा भी जा सकता है किस मुगल वंश शासक का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो आप कहेंगे किसका हुआ? औरंगजेब का हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है औरंगजेब का धार्मिक जीवन। तो औरंगजेब का धार्मिक जीवन कैसा रहा उसके बारे में जान लेते हैं। इसने सुन्नी मुसलमान और शरीयत में आस्था रखी, इसलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता था। मैंने आपको पूछा कि जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है, इसलिए याद रखेंगे, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ठीक है। ये रूढ़िवादी विचारधारा का था, यानी ये सिर्फ अपने इस्लाम धर्म को ही मानता था, ठीक है। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता नीति के विपरीत था, यानी अकबर ऐसा था जो थोड़ा बहुत हिंदुओं को भी मानता था, उनके धर्मों की अवहेलना नहीं करता था। लेकिन ये जो औरंगजेब था ये सिर्फ अपने ही धर्म यानी मुस्लिम धर्म को ही मानता था और हिंदुओं के धर्म को नहीं मानता था। उनको क्या कहता था? काफिर कहता था। क्या कहता था? काफिर कहता था, ठीक है। तो याद रखेंगे काफिर माने क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अनेक फरमान इसने जारी किए और जिन्हें जब्ती द्वारा संकलित किया गया, तो ये याद नहीं रखना। सिक्कों पर इसने कलमा लिखवाना बंद कर दिया। कलमा क्या होता है दोस्तों? कुरान में जो अपनी जैसे अपनी रामचरितमानस है उसमें चौपाइयां होती हैं, ऐसे ही कुरान में जो कुछ लिखी हुई बातें होती हैं उसको लिखवाना इसने बंद कर दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। नौरोज, गायन, झरोका दर्शन और जन्मदिन पर तोलने की जो प्रथा चली आ रही थी उस पर भी इसने बंद कर दिया। यानी ये इसने जो गाने की व्यवस्था है, नौरोज का जो त्योहार मनाया जाता था, झरोका दर्शन यानी झरोके से जो रानियां देखती थी, और जन्मदिन पर जो तौलने की प्रथा थी किसी बच्चे को किसी और को, वो भी इसने बंद कर दी, ठीक है। हालांकि स्वयं ये वीणा वादन करता था, मतलब किसी और को नहीं गाने देना, खुद को गाना है, ठीक है, तो ये करता था। भारतीय शास्त्रीय संगीत की सर्वाधिक जो फारसी पुस्तकें हैं इसी काल में लिखी गई हैं। अब आप कोई कह सकता है कि जिस व्यक्ति ने गायन, नौरोज जैसे त्योहार बंद कर दिए हो, खुद वीणा बजाता हो, उसके समय फारसी की जो सबसे ज्यादा पुस्तकें थी संगीत की वो लिखी गई थी, तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये सच है, इसके समय जो है संगीत की सर्वाधिक फारसी की पुस्तकें लिखी गई थी, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद 1679 में इसने जजिया कर को पुनः समाप्त कर दिया, जिसको किसने खत्म कर दिया था? तो आप कहेंगे अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन इसने फिर से आरंभ कर दिया। मैंने कहा ना ये अकबर के बिल्कुल विपरीत था, ठीक है, तो याद रखेंगे। जजिया कर क्या होता है आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर वो होता है जो गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता है। जजिया कर ऐसा कर होता है जैसे कि आप कह दे तीर्थ कर होता है,
एक तीरथ कर होता है, मैंने आपको तीरथ कर भी बताया था। तीरथ कर यानी जैसे हिंदुओं पे लगाया जाता था, जो ब्राह्मण होते थे वो कहीं तीरथ करने जा रहे हैं तो उन पे कर लगाया जाता था। ये सब वो कर थे जो मुस्लिमों पे नहीं लगते थे। मुस्लिम जो गैर मुस्लिम होते हैं उन पे ये सब कर लगते थे। जजिया कर ऐसा ही कर है, जो गैर मुस्लिम का कर होता था उसको ये देना पड़ता था, मतलब जो मुस्लिम नहीं था उसको ये कर देना पड़ता था। इसको जजिया कर कहते थे। ठीक है, याद हो गया, बिल्कुल। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए। देखिए, ये मानता तो मुस्लिम धर्म को था, मानता तो मुस्लिम धर्म को था, लेकिन इसने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हिंदू अधिकारियों पे अगर कोई गलती हो जाती थी तो उनको ये फांसी की सजा दे देता था। इसलिए इसने जो हिंदू अधिकारी थे उनको सबसे ज्यादा नियुक्त किया। इसलिए क्योंकि मुसलमानों को ना मारना पड़े, सारे हिंदुओं को भी मारना पड़े, तो इसलिए इसने हिंदू अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा नियुक्त किया। उसके बाद सोमनाथ का जो गुजरात का मंदिर है, विश्वनाथ बनारस का जो मंदिर है, और जहांगीर के काल में वीर सिंह देव द्वारा निर्मित केशव राय का जो मंदिर है मथुरा में, उसको भी इसने तोड़ दिया औरंगजेब ने। काफी मक्कार आदमी था, तो याद नहीं रखना, पर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, औरंगजेब को भारत क्या कहता था? औरंगजेब जो था वो भारत को क्या कहकर पुकारता था? मैंने आपको बताया, दारुल हर्ब कहता था। दारुल हर्ब होता है काफिरों का देश। काफिरों का देश मतलब जो किसी धर्म को, विशेष धर्म को ना माने, उसको काफिर कहते हैं। जैसे कि मैं हिंदू हूं, कोई आप में से मुसलमान होगा, तो हम, वो हमारे धर्म को नहीं मानता हिंदू, हम उसके धर्म को नहीं मानते, तो वो हमको काफिर कहता है, हम उसको काफिर कहते हैं। यानी कि जो किसी के धर्म को ना माने उसको काफिर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। से दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का देश बनाना चाहता था, इसको मुसलमानों का देश बनाना चाहता था, तो काफिरों का देश कहता था, और इसको इस्लाम देश में परिवर्तित करना चाहता था। ये औरंगजेब के कारण थे। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट कुछ अन्य तथ्य हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हो गई। कहां हुई? इसे जो तो खुलदाबाद, जो कि अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। औरंगजेब के समय सूबों की जो संख्या थी वो 20 थी। नहीं पूछी जाती, याद नहीं रखेंगे। फ्रांसीसी यात्री फ्राइकोस, कौन दोस्तों? फ्रांसीसी यात्री फ्राइकोस बिर्नियर औरंगजेब का चिकित्सक था। तो ये पूछा जाता है, औरंगजेब का चिकित्सक कौन था? फ्राइकोस बर्नियर। कौन था? फ्राइकोस बर्नियर, याद रखेंगे। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने, अकबर ये वो वाला अकबर नहीं है, ये औरंगजेब का पुत्र है, अकबर द्वितीय है। ठीक है, अकबर ने दुर्गा दास, किसके कहने पे? दुर्गा दास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसके कहने पे? दुर्गादास के कहने पे। नेक्स्ट, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने करवा दी। कब करवाई? 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? किस मुगल शासक ने करवाई? तो आप कहेंगे औरंगजेब ने करवाई। कब करवाई? 1675 ईस्वी में करवाई। ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, जय सिंह एवं शिवाजी के बीच जो है वो पुरंदर की संधि हुई थी। जो राजा जय सिंह थे, सराय राजा जय सिंह थे, उनके बीच और शिवाजी के बीच जो है वो पुरंदर की संधि हुई थी। एग्जाम में पूछी जाती है, काफी इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। जब मैं आपको मराठा साम्राज्य पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस के बीच पुरंदर की संधि हुई। कब हुई? 22 जून 1665 को हुई। एग्जाम में आप सिर्फ ये वर्ष नहीं पूछी जाती, डेट भी पूछी जाती है कि जो है पुरंदर की संधि कब हुई। तो 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए थे। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। औरंगजेब ने दोस्तों शिवाजी को कैद कर लिया था जब 1666 में, मतलब मित्रता के बहाने औरंगजेब ने शिवाजी को बुलाया था। उसमें इसने धोखे से शिवाजी को कैद कर लिया। शिवाजी कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम है। ठीक है, उनको इसने जयपुर के जो महल है, भवन जो है, उसमें कैद कर लिया था धोखे से। तो याद रखेंगे, वहां से ये भाग गए थे, उसके बारे में भी हम जानेंगे जब मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। याद नहीं रखना। ठीक है, तो ये था दोस्तों औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई? तो शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच हुई। ज्यादा जो इंपोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों उत्तरवर्ती जो मुगल शासक है, यानी औरंगजेब के बाद जो शासक हुए, उनके बारे में जान लेते हैं। वो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने छोटी छोटी जो उनकी इंपोर्टेंट बातें हैं, जो उनको उपनाम से जाना जाता है,
उसके बारे में लिख दिया, तो वो ही याद रखेंगे। जैसे बहादुर शाह प्रथम याद रखेंगे, काफी पूछा जाता है। औरंगजेब के बाद किस मुगल वंश के शासक ने दिल्ली पे राज किया, तो पूछा जाता है बहादुर शाह प्रथम ने किया। ठीक है, इसको जो जाना जाता है, इनके उपनाम इंपोर्टेंट है आपके लिए, उपनाम मैं आपको बताता रहूंगा, सारे मैंने लिख दिए। इसको जो है बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर, किस दोस्तों, शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। तो एग्जाम में, काफी एग्जाम में पूछा गया है कि शाह ए बेखबर के नाम से किस मुगल वंश के शासक को जाना जाता था, तो आप कहेंगे बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। सर्वाधिक वृद्ध अवस्था में ये बादशाह बना था, तो ये भी पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक वृद्ध अवस्था में शासक बनने वाला मुगल वंश का शासक कौन है, तो आप बताएंगे बहादुर शाह प्रथम है। कौन है, बहादुर शाह प्रथम है। ठीक है, साहू को इसने कैद से रिहा कर दिया था। साहू को कैद किसने किया था, औरंगजेब ने। कैसे किया था, जब शिवाजी महाराज भाग गए थे, यानी पुरंदर की संधि जब इनके बीच हुई थी, तो उसके बाद शिवाजी महाराज ने, दोस्ती बन गई थी औरंगजेब के बीच, और शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र, किसको दोस्तों, साहू जी को इसके औरंगजेब के दरबार में भेजा था, जहां पे औरंगजेब ने शाहजी महाराज को कैद कर लिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। उनको शाहजी महाराज को किसने छुड़ा दिया, बहादुर शाह प्रथम ने रिहा कर दिया। गुरु गोविंद सिंह से उत्तराधिकारी के युद्ध में साथ दिया, तो गुरु गोविंद सिंह कौन है, जो सिखों के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, उनके साथ के साथ इसने दोस्तों उत्तराधिकारी के युद्ध लड़े थे, याद रखेंगे। सिडनी ओवन, क्या दोस्तों, सिडनी ओवन अंतिम मुगल बादशाह जिसके बारे में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं। एक सिडनी ओवन नाम का लेखक है, जिसने कहा है कि ये जो बहादुर शाह प्रथम है, एक ऐसा अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है, कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं। यानी कि इससे बाद में जो जितने भी मुगल वंश के शासक हुए, वो सारे ऐसे शासक हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जहादर शाह। क्या है दोस्तों, जहादर शाह। जहादर शाह को दोस्तों लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया इनके जो उपनाम है वो काफी इंपोर्टेंट है। जैसे बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे ही पूछा जाता है, लंपट मूर्ख के नाम से किस मुगल वंश के शासक को जाना जाता है, तो आप कहेंगे जहादर शाह के नाम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, जहादर शाह को जाना जाता है। किसके नाम से, लंपट मूर्ख के नाम से। ठीक है, लाल कुंवारी नामक वेश्या पर ये आसक्त था। एक वेश्या नाम की जो लड़की थी लाल कुंवारी, उसके नाम पे ये आसक्त था। ठीक है, कृषक शोषणकारी इजारा व्यवस्था का इसने प्रारंभ किया, यानी कि जो कृषकों को खून निचोड़, उनको शोषण करते हो उनका, उसे प्रथा यानी इजारा जो व्यवस्था था उसका इसने आरंभ किया था। ठीक है, सैयद बंधु। सैयद बंधु काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी नाम पूछे जाते हैं। सैयद बंधुओं के नाम बताइए, ऐसे भी पूछा जाता है। सैयद बंधु कौन कौन थे, ये भी बताइए, ये भी पूछा जाता है। मुगल वंश में किंग मेकर के नाम से किसको जाना जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधु कौन कौन थे, तो एक हुसैन अली नाम था और एक था दोस्तों अब्दुल्ला खां। याद रखेंगे, सैयद बंधु कौन कौन थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, जिनको दोस्तों किंग मेकर कहा जाता था। क्यों, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे, दोनों भाई ऐसे व्यक्ति थे, जैसे आपसे नहीं बनी तो आपको मरवा के किसी और को राजा बना दिया, तो इसलिए इनको किंग मेकर कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है बादशाह वो है फर्रुखसियर। कौन है, फर्रुखसियर, जिसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, नोट करेंगे। घृणित कायर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है, तो फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। सैयद बंधुओं की सहायता से ये बादशाह बना था, और अब्दुल्ला खान इसको इसने दोस्तों वजीर बनाया था। ये जो सैयद बंधुओं का भाई है अब्दुल्ला खान को उसने फर्रुखसियर ने इसको वजीर बनाया था। क्या बनाया था, वजीर बनाया था। तथा हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया था। क्या बनाया था, मीर बख्शी बनाया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। आप कभी राजस्थान गए हो तो आपने सुना होगा सवाई जयसिंह, सुना है, बिल्कुल सुना होगा सवाई जयसिंह के बारे में। काफी महल बने हुए, काफी इमारतें। तो सवाई जयसिंह के नाम से किसने उपाधि दी, जयसिंह को सवाई की फर्रुखसियर ने दी थी। 1761 में बंदा बहादुर को दिल्ली में इसने फांसी दे दी। काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, बंदा बहादुर को किसने दिल्ली में फांसी दे दी। ये बंदा बहादुर कौन है दोस्तों, जो गुरु मतलब सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बाद कोई भी गुरु नहीं हुआ सिखों में, कोई भी गुरु नहीं हुआ सिखों में। लेकिन किसी को तो गुरु परंपरा जो है उसकी रक्षा करनी थी, उसको आगे बढ़ाना था। तो ये जो बंदा बहादुर है, जिनको क्या कहा जाता है, बंदा बहादुर जो थे, उन्होंने उसकी कमान सौंपी और उसी को किसने, फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी। याद रखेंगे बिल्कुल। 1719 ईस्वी में संयुक्त बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ द्वारा इसकी हत्या करवा दी। किसकी, फर्रुखसियर की। किसकी, फर्रुखसियर की बालाजी विश्वनाथ द्वारा
इसकी हत्या करवा दी। देखिए दोस्तों, सैयद बंधु इनको क्यों किंग मेकर कहा जाता है? पहले इसकी सहायता से जहादर शाह क्या है, जो बादशाह बना, उसके बाद जो फर्रुख शेयर है वो बादशाह बना, उसकी भी हत्या करवा दी सैयद बंधुओं ने। किसके द्वारा? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। तो याद रखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट जो हमारा मुगल शासक है वो है मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको पूरा नाम इसका तो वैसे मोहम्मद शाह था, पर ये रंगीला बादशाह था, इसलिए इसका पूरा नाम जो लिखा आता है वो आजकल ये आता है मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो ये रंगीला इसकी उपाधि है, याद रखेंगे। पहला इसने 1719 में निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधु को मार दिया। सैयद बंधु यानी किंग मेकर जो थे उनको मार दिया, क्योंकि ये बड़े बादशाह बदलते रहते थे कि उससे नहीं पटी तो उसको मार दिया, उससे नहीं पटी तो उसको मरवा दिया। तो इसने निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं को मार दिया मोहम्मद शाह के कहने पे। ठीक है, अवध में शहादत खां को इसने ईरानी का जो था उसको शासन दे दिया। हैदराबाद में चिंकलीज खां को शासन दे दिया। और वह बंगाल में दोस्तों किसको शासक दे दिया? चिंकलीज खां। और निजाम उल मुल्क को जो है वो बंगाल में जो है वो शासन दे दिया। ठीक है, याद रखेंगे। 1729 में दोस्तों ईरान के सम्राट नादिर शाह, कौन है? नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? जो नादिर शाह है उसको कहा जाता है। इसने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया 1739 ईस्वी में। और नादिर शाह ने दोस्तों तख्ते ताउत, जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं, उसको और कोहिनूर को वो लेके चला गया। तो तख्ते ताउत और कोहिनूर कैसे गया? नादिर शाह के हाथों से चला गया। ठीक है, याद रखेंगे। यानी नादिर शाह जो है वो उसको ले गया, किससे? मोहम्मद शाह रंगीला से ले गया। याद रखेंगे, बिल्कुल। इसके बाद कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक नहीं है मुगल वंश में, तो आपको उनके बारे में नहीं याद रखना। ठीक है, कुछ अन्य फैक्ट जो है, जो अन्य तथ्य हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध हुआ था, तो ये आपको डेट बतानी है। एक तो मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए, एक तो मैंने बताया औरंगाबाद का नया नाम क्या है, ये आपको बताना है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं मैं बता सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा रिसर्च करें और आप भी बताएं। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। ठीक है, नेक्स्ट जो है शाह आलम, कौन दोस्तों? शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। किसके काल में दोस्तों? शाह आलम द्वितीय के काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में, तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, जिसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। ये जो अहमद शाह अब्दाली है, इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, किस किस के बीच हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध? मराठाओं तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो है शाह आलम द्वितीय, कौन? शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौर के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के साथ इसने इलाहाबाद की संधि की, कब? 1765 ईस्वी में। याद रखेंगे, बिल्कुल। और ये जो है अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर बादशाह बना। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा शासक जो है मुगल वंश का वो अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर बादशाह बना? तो आप कहेंगे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किस पे? दिल्ली पे अधिकार कर लिया शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, अकबर द्वितीय, मैंने आपको बताया किसका पुत्र है अकबर द्वितीय? औरंगजेब का। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। किसकी? राजा की उपाधि दी थी। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी थी। इसकी उपाधि देकर इसने अपनी जो केस लड़ने के लिए, यानी कि इसकी जो पेंशन रोक दी थी अंग्रेजों ने, उस केस को लड़ने के लिए इंग्लैंड भेजा। कहा? इंग्लैंड भेजा, जहां पे उनकी हत्या हो गई 1833 ईस्वी में। राजा राम मोहन की मृत्यु हो गई कहाँ? ब्रिस्टल में। कहां पर? ब्रिस्टल में। एवन नदी के किनारे ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की जो है वो मृत्यु हो गई। तो ये भी पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है कहां पर हुई? ब्रिस्टल में हुई। किस नदी के किनारे हुई? एवन नदी के किनारे हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो है 1835 में मुगल सिक्के चलना जो है वो बिल्कुल बंद हो गए थे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया ना, ये जो शासक हैं बिल्कुल किसी भी काम के शासक नहीं है। तो अंग्रेजों ने जो है वो भारत पे अपनी सत्ता जमा ली। ठीक है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह, जिसको द्वितीय जो था वो अंतिम मुगल सम्राट था, जिसे अंग्रेजों ने कैद करके रंगून भेज दिया। कहां भेज दिया? रंगून भेज दिया। ठीक है, मशहूर शायर मिर्जा गालिब जो है वो बहादुर शाह के समकालीन थे। तो ये पूछा जाता है, मिर्जा गालिब किसके समकालीन थे? तो बहादुर शाह के समकालीन थे। बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह जफर जो है ने लाल किले में हीरा महल बनवाया। किसका बनवाया? हीरा महल बनवाया। हयात बख्श बाग भी लाल किले में स्थित है। ये सब बहादुर शाह जफर ने बनवाया। एक तो लाल किले में हीरा महल बनवाया,
और जो बक्स बाग भी है वो भी लाल किले में इसने ही बनवाया, बहादुर शाह ने। ठीक है, ये था दोस्तों मुगल वंश। आपको कैसा लगा मुगल वंश? मुझे उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस पर जाना, टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करना, क्योंकि ये वाली क्लास और इससे आने वाली आगे सभी क्लासेसों की पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास तो कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताना ना भूलें, और जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है उनके आंसर भी अवश्य बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।